Hello everyone, welcome to All Reports. So here we will be covering top 100 जुलाई करंट अफेयर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जो कि आपके बैंकिंग और गवर्नमेंट दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड डायरेक्ट पीडीएफ देयर। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल है। सो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चंस की वीडियोस को, तो उनको जरूर देखिएगा, आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन, गूगल अनाउंस्ड इट्स सेकंड गूगल क्लाउड रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। सो गूगल ने अपना सेकंड गूगल क्लाउड रीजन जो अनाउंस करा है वो कौन सी प्लेस में करा है इंडिया की, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। सो दैट इज दिल्ली एनसीआर, ऑप्शन बी। तो गूगल ने अनाउंस करा है दिल्ली एनसीआर में। India's first monk fruit cultivation exercise recently began in which of the following states? इंडिया की पहली monk fruit cultivation exercise जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज दिस monk fruit cultivation exercise। सो ये स्टार्ट हुई है आपकी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये भी आ सकता है डेफिनेटली कि मॉन्क फ्रूट क्या है। मॉन्क फ्रूट एक मतलब फ्रूट है चाइना से, जो कि अपनी नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर से की वजह से फेमस है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट WWF UNEP रिपोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जो रिसेंट WWF UNEP रिपोर्ट है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से कितना परसेंट इंडिया के टाइगर रेंजेस का है विच इज आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। सो द आंसर इज 35%, 35% है, ठीक है, ऑप्शन बी। यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली आ सकता है, तो याद रखना इट इज इन नाइरोबी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी विच इज द कैपिटल ऑफ केन्या, ठीक है। नाइरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कैपिटल है केन्या की। और केन्या की कैपिटल आ सकती है, तो याद रखना शिलिंग, SHILING, LLING, सॉरी। शिलिंग इज द करेंसी, सॉरी, करेंसी ऑफ केन्या, ठीक है, कैपिटल इज नाइरोबी। Which one of the following institutions recently developed AI algorithm called NV driver to spot cancer causing mutations? ठीक है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसने डेवलप करा है AI एल्गोरिथम जिसका नाम है NV ड्राइवर। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है NV ड्राइवर, कैंसर कॉजेज म्यूटेशन को स्पॉट करने के लिए। जो म्यूटेशन जो म्यूटेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, उनको स्पॉट करने के लिए करा गया ये। तो आंसर इज IIT मद्रास, ऑप्शन डी। तो वो क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है। और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिल सकते हैं। एक तो AI एल्गोरिथम क्या है, वो है NV ड्राइवर, ठीक है। AI का फुल फॉर्म मिल सकता है, ये आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, तो याद रखना दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Who among the following wrote the book The India Story? इनमें से किसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया स्टोरी? तो वो लिखी है डॉक्टर बिमल जालन ने, ऑप्शन सी। डॉक्टर बिमल जालन ने ये बुक लिखी है। और डॉक्टर बिमल जालन है कौन, ठीक है, आप में से काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो डॉक्टर बिमल जालन फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। करंट गवर्नर कौन है RBI के, वो है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जो है, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। मुझे आप कमेंट्स में बताना हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स आर देयर इन RBI। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। और आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि टोटल कितने हैं, यू हैव टू टेल कि आपको उनके नाम भी बताने की, उन डेप्यूटी गवर्नर्स का नाम भी बताना है। अगर किसी ने ठीक से सुना है तो यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, NEIFM, ठीक है, विच इज नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, जिसका पूरा ये फुल फॉर्म है, वो इनमें से कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ई, ठीक है। जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती है, उनके कैपिटल जरूर याद रखना, बिकॉज वो कंफ्यूज कर देते हैं, वो पूछिए भी जाते हैं।
तो आप मुझे बताना कमेंट में कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ पर है, और अगर इन सबके पता है तो इन सबका बताना। असम का कहाँ पर है, असम का इंपॉर्टेंट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सबके बताना। और अरुणाचल प्रदेश का तो आपको बताना ही है कि कहाँ पे कैपिटल है। तो याद रखना NEIFM, इसका पूरा फुल फॉर्म इज नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन। ठीक है। Which one of the following has recently struck a deal to acquire cyber security firm Risk IQ? इनमें से कौन सा है जिसने डील साइन की है टू एक्वायर एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है रिस्क IQ? ठीक है, रिस्क IQ करके एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसको एक्वायर करने के लिए। सो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए। सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। Which one of the following states recently announced to introduce one block, one product scheme in the state? ठीक है, वन प्रोडक्ट और एक और स्कीम करके थी जो यूपी ने करी थी स्टार्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेट ने हाल ही में अनाउंस करा है एक स्कीम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट? ठीक है, अभी आई विल टेल यू कि व्हाट इज दिस, मतलब ये स्कीम है क्या एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन डी। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब स्टार्ट करा है, हरियाणा ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कैबिनेट पूरा रीशफल हुआ है, पोर्टफोलियोज वगैरह ये सब रीशफलिंग हुई है। ठीक है, सो यहाँ से तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। अगर इंटरव्यू भी दोगे किसी भी एग्जाम का तो इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द रिसेंट रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज इन द कैबिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज आर गिवन टू पीयूष गोयल? तो जो अभी रीशफलिंग हुई है पोर्टफोलियोज की कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो आपको बताना है जो पीयूष गोयल है उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चारों ही पोर्टफोलियोज पीयूष गोयल के नाम पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। Olympic gold medal winner Keshav Dutt passed away recently. With which of the following sports was this legendary player associated? तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं केशव दत्त जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो आपको बताना है इनमें से किस स्पोर्ट्स के साथ ये लेजेंडरी प्लेयर एसोसिएटेड थे। सो द आंसर इज हॉकी, ऑप्शन ए। Guys, whenever you study for any exam ना, बैंकिंग एग्जाम, सो बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो कीवर्ड्स पे फोकस करो। अब यहाँ पे आपको मिल गया कि हॉकी, यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गया, राइट? तो हॉकी पे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रॉफी है, कौन सा कप है जो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर ये कप किससे एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से आपको ये लोग पूछ सकते हैं, मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश न्यू बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ एन एपिक बायो पोएम ऑन। द लाइट ऑफ एशिया जो जयराम रमेश की एक न्यू बुक है, ये एक बायोग्राफी है ऑफ एन एपिक बायो पोएम ऑन होम। सो वो है गौतम बुद्ध। बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसकी है, तो याद रखना जयराम रमेश की। ठीक है, किसने ऑथर करा है, जयराम रमेश ने। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, काफी को भी नहीं पता होता है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की, जैसे बायोग्राफी है जीवनी किसी की। ठीक है, तो बायोग्राफी मतलब कोई और लिख रहा है किसी की जीवनी। ठीक है, मतलब किसी की लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है तो उसको तो हम बायोग्राफी बोलेंगे। ऑटो का मतलब होता है खुद से लिखना। तो अगर आप अपनी जीवनी को खुद लिख रहे हैं, अपनी लाइफ को खुद आप लिख रहे हैं, वहां पे एक बुक लिख रहे हैं अपनी लाइफ पे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, Which of the following portfolios associated with the Union Minister किरेन रिजिजू? ठीक है, इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो है जो किरेन रिजिजू है उनसे एसोसिएटेड है? Which of the following portfolio is associated? So the answer is Ministry of Law and Justice. Option B. Ministry of Law and Justice. You have to tell me in the comment section बाकी के पोर्टफोलियोज किससे एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किससे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किससे है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये भी आपको बताने कि ये सारे पोर्टफोलियो किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, according to Coursera's 2021 Global Skills Report, which one of the following represents the position of India in data skills in Asia?
जो कोर्सेरा होता है, आपने सुना होगा कोर्सेरा के बारे में, तो कोर्सेरा की 2021 ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से इंडिया का पोजीशन आपको बताना है एशिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एशिया, और किस में बताने ये डेटा स्किल्स में, यू हैव टू टेल इन डेटा स्किल्स। सो द आंसर इज 16, यानी कि इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज 16। So according to Coursera's 2021 Global Skills Report, the country ranks 67 globally in data skills, ठीक है। जो इंडिया है उसका रैंक 67 तो है ग्लोबली, ठीक है। अगर हम ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें देन दैट इज 67, और अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया रैंक 16, एशिया की बात करें तो इंडिया का रैंक इज 16 बिलो सिंगापुर एंड जापान, जो कि सिंगापुर और जापान से नीचे है, बट अबव थाईलैंड एंड फिलीपींस, पर थाईलैंड और फिलीपींस के ऊपर है। इंडियाज डिजिटल स्किल प्रोफिशिएंसी स्टूड एट 38%, इंडिया का जो डिजिटल स्किल प्रोफिशिएंसी है वो कितने पे है, एट 38%। ग्लोबली इंडिया रैंक्स 55th इन स्किल्स एंड 66th इन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस। तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो डेटा स्किल्स में तो 67th है, स्किल्स की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 55th, ठीक है। 55 यानी कि रैंक है स्किल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, और 66 इन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस। टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस की बात करें तो इंडिया का रैंक है 66, और डेटा स्किल्स की बात करें तो इंडिया रैंक 67, एशिया में बात करें तो इंडिया रैंक 16। ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's natural gas consumption will rise 4.5%, while global demand will rebound by 3.6% in 2021. Where is the headquarter of IEA located? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से, दैट इज आईईए की रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो तो राइज करेगा 4.5%, जबकि जो ग्लोबल डिमांड है वो आपकी रिबाउंड हो जाएगी बाय 3.5%। मतलब नेचुरल गैस कंजम्पशन तो राइज करेगा 4.5%, बट ग्लोबल डिमांड कम हो, मतलब ग्लोबल डिमांड जो है वो 3.6% ही होगी इन 2021 में। तो आपको बताना है आईईए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर बताने कहाँ लोकेटेड है। सो इट इज इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन सी पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। Union Minister for Social Justice and Empowerment Thawarchand Gehlot has been appointed as governor of which state, while become the new governor of Jharkhand? While who become the new governor of Jharkhand? I'm so sorry. Union Minister of Social Justice and Empowerment Thawarchand Gehlot जो है वो गवर्नर बने इनमें से कौन सी स्टेट के, जबकि आपको ये भी बताना है कि न्यू गवर्नर और नए गवर्नर झारखंड के कौन बने। आपको पता है अभी काफी रिशफलिंग हुई है, ठीक है, रिशफलिंग भी हुई है, न्यू अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, तो गवर्नर वगैरह में भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नर जो बने थवरचंद गहलोत वो बने हैं गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन बी। और नए गवर्नर जो बने झारखंड के वो बने रमेश बायस, रमेश बायस जो हैं वो नए गवर्नर बने झारखंड के। Which of the following designation is associated with N Venudar Reddy? N Venudar Reddy के साथ कौन सी इनमें से designation associated है? So that is Director General of All India Radio, ठीक है, AIR, All India Radio के Director General। So All India Radio जिसको ऑफिशियली आकाशवाणी बोला जाता था सिंस 1957, ये फाउंड हुआ था 1936 में, 1936 में ये फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। So first question is, which state government has recently decided to pay old age pension for people above 57 from August? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में डिसाइड करा है जो ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, जो लोग जो ओल्ड पीपल हैं जो कि एज 57 से ऊपर है उनको पे होगी ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। सो अगस्त से, और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, फ्रॉम अगस्त। तो आंसर इज तेलंगाना, ऑप्शन ई, ठीक है। Which of the following small finance bank has recently waived off non-maintenance fees for current account holders? इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने हाल ही में वेव ऑफ कर दिया है, मतलब हटा दिया है नॉन मेंटेनेंस फीस करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए? आपको पता है कि अकाउंट में आपको हर महीने एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, तो अगर आप वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं तो वो आपका एडेड होता रहता है, राइट, और फिर एक टाइम पे अकाउंट आपका बंद हो जाता है। तो उसमें जो नॉन मेंटेनेंस फीस है, मतलब अब अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं जाएगी, तो ऐसा किस स्मॉल फाइनेंस ने करा है, और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है। सो द आंसर इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना चेन्नई में है, ठीक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट में बताना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक,
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लक्ष्मी फाइनेंस बैंक। इन सबके हेडक्वार्टर्स आपको बताने कहाँ पर हैं, ठीक है। तो इक्विटास का मैं बता ही चुकी हूँ, चेन्नई में है। क्वेश्चन ये आ सकता है किन अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो याद रखना करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। Who became the first Indian female swimmer to qualify for Tokyo Olympics? इनमें से पहली इंडियन फीमेल स्विमर कौन सी बनी है जिन्होंने क्वालिफाई करा है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? तो वो है मन्ना पटेल, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो ये ऐसे भी आ सकता है जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन ना इस फॉर्म में बहुत आते हैं कि जो मन्ना पटेल है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो याद रखना वो स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, शी इज अ स्विमर, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो इस फॉर्म में आ जाते हैं कि स्पोर्ट्स से एसोसिएशन वाले बहुत आते हैं। तो याद रखना मन्ना पटेल स्विमर। टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो जो है इट इज द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। और जापान की करेंसी भी यहाँ देख लो आ सकती है, जापान की करेंसी इज जापानीज येन, YEN, दिस इज द करेंसी ऑफ जापान। World Zoonosis Day is observed on July 6 every year to commemorate the scientific achievement of administering the first vaccine against what? ठीक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है और ये कॉमेमोरेट करता है साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट वैक्सीन। जो फर्स्ट वैक्सीन थी किस चीज की, ठीक है, सो दैट वाज फॉर रेबीज, ऑप्शन बी, ठीक है। Who became the highest leading run scorer in women's international cricket? Women's international cricket में कौन है जो इंटरनेशनल हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर बनी है? सो वो है मिथाली राज, ठीक है। So Mithali Raj and Charlotte Edwards are the only players to scale 10,000 run mark. ये दोनों इकलौती प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन का मार्क अचीव करा है, ठीक है। मिथाली राज जो कि इंडिया से है, ठीक है, शी इज अ क्रिकेटर, एंड शार्लोट एडवर्ड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शार्लोट एडवर्ड्स जो है वो कहाँ से हैं, तो याद रखिएगा यूके, शी इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ठीक है। To increase the COVID vaccine testing centers, the government has set up 2 additional labs where, ठीक है। कोविड वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर्स को इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 एडिशनल लैब्स कहाँ पे इस्टेब्लिश किए, सेटअप किए हैं। सो दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है, पुणे और हैदराबाद में कोविड वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर्स, ठीक है। कोविड का टेस्टिंग सेंटर मत समझना, ठीक है, वो तो हर जगह पर है इस टाइम पे। कोविड वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर्स की बात करी जा रही है। तो 2 लैब्स जो है वो पुणे हैदराबाद में सेटअप किए हैं। सो अभी करंटली क्या है कि करंटली देयर आर 2 वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन इंडिया। तो करंटली 2 वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं इंडिया में। एक तो है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एट कसौली और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स एट नोएडा। सो एक है कसौली में और एक है नोएडा में। नाम याद रखना, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि कसौली में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है नोएडा में। और अब जो 2 और सेटअप हो रही है वो हो रही है एक पुणे एक हैदराबाद में। सो देयरफॉर टोटल 4 कोविड वैक्सीन टेस्टिंग लैब्स हैं टोटल इंडिया में आ जाएंगी, ठीक है। Recently, which one of the following gave license to Laurus Labs for manufacturing and marketing COVID-19 drug 2-deoxy-D-glucose in India? ठीक है, हाल ही में इनमें से किसको लाइसेंस मिला है टू लॉरस लैब्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करने के लिए एक कोविड-19 ड्रग है जिसका नाम है 2DG यानी कि 2-deoxy-D-glucose करके। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए मिला है इंडिया में। सो डेट इज DRDO। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस मिला है DRDO को, डेट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर गाइस याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कोविड-19 ड्रग का ही नाम याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, डी 2-deoxy-D-glucose जिसको शॉर्ट में 2DG भी बोला जाएगा, ठीक है। तो इट गेव लाइसेंस टू लॉरस लैब्स, ठीक है। Recently, the first production lot of 12 numbers of short-span bridging system, 10-meter designed and developed by whom, has been inducted into Indian Army. So, इनमें से बताना है आपको पहला production lot 12 numbers of short-span bridging system का, which is SSBS 10 meter, जो कि डिजाइन एंड डेवलप करा है किसने, एंड विच हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी, और जिसको इंडक्ट करा गया है इंडियन आर्मी में। सो दैट इज अगेन DRDO, ठीक है, ऑप्शन सी। DRDO अभी बताया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली।
So last question is Indian Railways first ever movable freshwater tunnel aquarium opened in which place? So Indian Railway का first ever movable freshwater tunnel aquarium, ये एक movable freshwater tunnel aquarium है, वो किस जगह पे खुला है? So the answer is Bengaluru. ठीक है, ऑप्शन सी बेंगलुरु विच इज इन कर्नाटका. आपको कमेंट्स में बताना है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका के कर्नाटका के करंट चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर का नाम आपको कमेंट में बताना है. और ये याद रखना कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम किसका है, दैट इज ऑफ इंडियन रेलवेज. ठीक है. So first question is, which state government has recently decided to create a new department to protect indigenous faith and culture? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में डिसाइड करा है कि वो एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, एक न्यू डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे इंडिजीनियस फेथ और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो द आंसर इज असम, ऑप्शन ए. तो ये डिसाइड करा है असम ने. असम का गाइज जब भी नाम आता है तो आई ऑलवेज टेल यू कि असम की कैपिटल क्या है, बिकॉज गैंगटॉक काफी लोग को लगता है कि गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ असम, विच इज रॉन्ग. सो असम की कैपिटल इज दिसपुर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज which of the following indigenous sports has included in the Khelo India Youth Games 2021? So Khelo India Youth Games में इनमें से कौन सा स्पोर्ट है, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है जिसको इंक्लूड करा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में? सो द आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ये चारों ही ऐड करे गए हैं. कौन कौन से हैं? गटका, थंगता, मलखंबा एंड कल्लारी पयुत्ता. ठीक है, कलारी पयुत्ता, पयात्तू, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कलारी पयात्तू. ठीक है, तो ये चारों ही गेम्स को इंक्लूड करा गया है. Which one of the following topped in the latest ranking of countries where air live streams or news on air app are most popular? So इनमें से कौन सा है जिसने टॉप करा है कंट्रीज की लेटेस्ट रैंकिंग में, जिसमें एयर लाइव स्ट्रीम्स जो है और न्यूज ऑन एयर ऐप वो पॉपुलर है? ठीक है, सो द आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी. Ambuja Cement Foundation has joined hands with whom for implementation of its employability through skill initiative project? ठीक है, अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप की है अब किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए? टू इम्प्लीमेंट इट्स एम्प्लॉयबिलिटी, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट. जो स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उनके थ्रू. तो द आंसर इज नाबार्ड, option D. NABARD full form guys is important. NABARD full form is National Bank for Agriculture and Rural Development. ठीक है, this is the full form of NABARD. ठीक है, NABARD full form is very very important and NABARD headquarters is in Mumbai. एक और फुल फॉर्म आ जाती है नाबार्ड से रिलेटेड फंड्स पे, विच इज टर्म्ड एज RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है RIDF का, याद रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स? ठीक है, आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है अ कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स. सो द आंसर इज खेमलता वाकलू, खेमलता वाकलू. ठीक है. Who among the following nations has appointed NH Srinivas Murthy as the first honorary consul general of India? इनमें से कौन से नेशन है जिसने अपॉइंट करा है NH Srinivas Murthy को अपना पहला फर्स्ट ऑनरी कॉन्सुल जनरल इन इंडिया, पहला कॉन्सुल जनरल इंडिया में? सो वो है वियतनाम, ऑप्शन सी. वियतनाम की कैपिटल गाइज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम और वियतनाम की करेंसी इज वियतनामीज डोंग, DONG. ठीक है, वियतनामीज डोंग इज द करेंसी एंड हनोई इज द कैपिटल. Which of the following state is associated with the GI certified फजल मैंगो वेराइटी? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि एसोसिएटेड है GI सर्टिफाइड? GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, GI टैग. सो GI सर्टिफाइड फजल मैंगो वेराइटी. सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मैंगो वेराइटी है, तो याद रखना. So first question is, schools in which one of the following states ranked last in terms of gender parity in senior classes according to UDISC plus report? तो schools इनमें से कौन सी स्टेट के हैं जो कि रैंक करे हैं लास्ट में
किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी इन सीनियर क्लासेस। जो सीनियर क्लासेस में जेंडर पैरिटी है उसमें लास्ट में रैंक करा है अकॉर्डिंग टू UDISC प्लस रिपोर्ट के हिसाब से, UDISC प्लस रिपोर्ट के हिसाब से। सो द आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन डी। आई से अभी मैं बताऊंगी कि UDISC का फुल फॉर्म और ये क्या। So next is who won the Copa America 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट? कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? So आंसर इज अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। कमेंट में आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। अब ध्यान से सुनना, मैं जो भी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा के जीता ये टाइटल। सो अर्जेंटीना डिफीटेड ब्राजील, पहली चीज। ठीक है। दूसरी, अर्जेंटीना ने पहली बार ये टाइटल 1993 में जीता था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कब ये पहले जीता था या कभी जीता भी था या नहीं। सो 1993 में अर्जेंटीना ने ये टाइटल जीता था और 1993 के बाद अर्जेंटीना ने अब जीता है 2021 में, और ये 15th कोपा अमेरिका टाइटल था। इट वाज 15th कोपा अमेरिका टाइटल। तो गाइज ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो भी बताई है इन्हें याद रखना। ठीक है। अर्जेंटीना का कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट में बताना है। Cricketer Pankaj Singh announced his retirement from cricket recently. He hails from which state? So cricketer हैं पंकज सिंह जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है क्रिकेट से। तो आपको बताना है वो किस स्टेट से हेल करते हैं। He belongs from which state? Basically you have to tell this. So answer is राजस्थान, ऑप्शन डी। तो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक तो ये भी आ सकता है डायरेक्टली, ये भी आ सकता है कि हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ राजस्थान, इन पे भी आ सकता है। तो वो मुझे आप कमेंट में बताओ। ठीक है। पंकज सिंह पे ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है कि जो पंकज सिंह है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विद विच स्पोर्ट पंकज सिंह इज एसोसिएटेड। तो याद रखना, ही इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ही इज अ क्रिकेटर। ठीक है। So next is India's first cryptogamic garden was inaugurated in which state? इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन किस स्टेट में इनॉग्रेट करा गया? So the answer is उत्तराखंड। So इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन उत्तराखंड में इनॉग्रेट करा गया। ठीक है। Swedish Social Democrat leader Stefan Löfven was narrowly re-elected as Prime Minister by Parliament. What is the capital of Sweden? तो स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट लीडर हैं जो कि है स्टीफन लॉफवेन, जो कि री इलेक्ट हुए, री मतलब फिर से इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बाय पार्लियामेंट, मतलब बाय पार्लियामेंट उन्होंने फिर से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। आपको स्वीडन की कैपिटल यानी कि राजधानी बतानी है क्या है। So the answer is Stockholm, option B. So Stockholm is the capital of Sweden और स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना। ठीक है। So don't get confused in this क्रोन, KRONE, क्रोना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्वीडन की कैपिटल याद रखना अच्छे से, इट इज क्रोना। ठीक है, KRONA, दिस इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ठीक है, एंड स्टॉकहोम इज द करेंसी ऑफ स्वीडन एंड कैपिटल इज ऑफ स्वीडन इज स्टॉकहोम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो स्टीफन लॉफवेन है वो क्या अपॉइंट हुए हैं, कि उसमें आ सकते हैं प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। सो याद रखना प्राइम मिनिस्टर। FDI is an investment from a party in one country into a business in another country with the intention of establishing a lasting interest. What is D in FDI short for? ये मैंने काफी बार आपके बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में भी डिस्कस करा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं, आपके उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए। तो जो FDI है वो होता क्या है? FDI एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई भी एक पार्टी एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में अपना वो बिजनेस सेटअप करती है। ठीक है, इट सेट्स अप बिजनेस इज अनदर कंट्री। जो उनका बिजनेस सेटअप करने का इंटेंशन क्या रहता है? एक लास्टिंग इंटरेस्ट एस्टेब्लिश करना। सो बेसिकली आप इसका एग्जांपल ले सकते हो Amazon which is your e-commerce company. So Amazon US based है, right? Amazon का हेडक्वार्टर इज इन सिएटल, यूएस में है। तो Amazon यहाँ पर भी है। ठीक है, इंडिया में भी Amazon है। तो बेसिकली Amazon ने अपना जो बिजनेस है वो हमारे कंट्री में भी सेटअप करा और Amazon अपने इंटेंशन क्या, एक लास्टिंग इंटरेस्ट एस्टेब्लिश करना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड FDI। सो आपको बताना है डी क्या होता है FDI में। सो डी इज डायरेक्ट, ऑप्शन सी। और FDI का फुल फॉर्म पूरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन से, बाहर से कंट्री है तो फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। ठीक है।
Twitter has recently named whom as their resident grievance officer for India to follow new IT rules. So Twitter जो कि आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसने हाल ही में किसको नाम दिया है अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए नए आईटी रूल्स फॉलो करने के लिए, टू फॉलो न्यू आईटी रूल्स, जो न्यू इनकम टैक्स जो रूल्स आए हैं उसको फॉलो करने के लिए रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। सो वो है विनय प्रकाश, ऑप्शन डी, विनय प्रकाश। ठीक है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए विनय का स्पेलिंग विनय भी कर सकते हैं, सो याद रखना विनय प्रकाश इज द नेम। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपके बैंकिंग ऑब्डिसमैन होते हैं, दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ग्रीवेंसेस वगैरह सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस तरीके से जो भी है, सो दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस ऑफिसर, कि ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना। Ethiopia PM Abiy Ahmed's party win landslide victory in the country's election for second term. What is the capital of Ethiopia? इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद। उन्होंने विक्ट्री, इनको फिर से वो विक्ट्री मिली है कंट्री इलेक्शन में फॉर सेकेंड टर्म, मतलब दूसरी बार फिर से ही वन द इलेक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है इथियोपिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया? सो दैट इज एडिस अबाबा, ऑप्शन बी, or sorry, option A, Addis Ababa is the capital and currency is birr, B-I-R-R. Ethiopian birr is the capital of, sorry, currency of Ethiopia. So capital is Addis Ababa and currency is birr. पीएम है एबी अहमद, प्राइम मिनिस्टर, और किस टर्म, सेकंड टर्म के लिए हुए अपॉइंट, मतलब सेकंड टाइम हुए। ठीक है, Amazon India launched its first digital केंद्र where? Amazon India ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च करा है? Amazon India में, तो याद रखना सूरत, ऑप्शन ए गुजरात, सूरत गुजरात में लॉन्च करा है। ठीक है, so Amazon India launched its first digital केंद्र in Surat, Gujarat as part of its commitment to digitize 10 million Indian micro, small and medium enterprises by 2025। तो ये डिजिटल केंद्र क्यों करा है? क्योंकि Amazon ने कमिट करा है कि वो डिजिटाइज करेंगे 10 मिलियन इंडियन एमएसएमई को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बाय 2025, बाय 2025। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। So guys, next question. Recently, journalist Palagummi Sainath has been awarded the Fukuoka Grand Prize for 2021. Which of the following nation is associated with the establishment of this award? तो नाम से समझ में आ रहा होगा। हाल ही में जर्नलिस्ट हैं पालागुम्मी साइनाथ, जिनको अवार्ड मिला है फ्यूकुओका ग्रैंड प्राइज, ठीक है, 2021 के लिए, 2021 के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नेशन है जो कि एसोसिएटेड है इस अवार्ड के स्टैब्लिशमेंट के लिए, विच इज एसोसिएटेड विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस अवार्ड। सो द आंसर इज जापान, ऑप्शन ई, जापान है। जापान का कैपिटल इज टोक्यो, TOKYA, टोक्यो, TOKYO, सॉरी, एंड करेंसी इज जापानीज येन, YEN is the currency of Japan. Next is DRDO, which is Development Research, Defense Research and Development Organization. It has recently test fired and has 120 caliber Pinaka rockets at integrated test range in Chandipur, Orissa. What is the target distance the rockets can reach now? तो DRDO ने टेस्ट फायर करा है कि इनहेंस 122 mm का कैलिबर पिनाका रॉकेट्स, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे? चंडीपुर, उड़ीसा में। तो आपको बताना है टारगेट डिस्टेंस क्या है रॉकेट, व्हाट इज द टारगेट डिस्टेंस द रॉकेट कैन रीच नाउ, जो रॉकेट कितना डिस्टेंस टारगेट कर सकता है, बेसिकली आपको ये बताना है। सो दैट इज 45 किलोमीटर, यानी कि 45 किलोमीटर, ऑप्शन ई। What is the theme of this year's International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking? ठीक है, आपको बताना है इस साल का जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हुआ था, इसका थीम क्या है? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। दिस इज द थीम, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। और ये होता कब है? ये हर साल 26 जून को होता है, याद रखना। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये 26 जून को होता है। Which one of the following sectors is associated with the निपुण भारत इनिशिएटिव? तो आपको बताना है जो निपुण भारत इनिशिएटिव है, तो उसमें कौन सा सेक्टर एसोसिएटेड है, मतलब किस सेक्टर से ये एसोसिएटेड है निपुण भारत। ठीक है, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, एजुकेशन, डिफेंस और हेल्थ। सो द आंसर इज सॉरी, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से ये एसोसिएटेड है निपुण भारत। ठीक है, Defense Ministry has implemented what? An integrated system for automation of sanction and disbursement of defense pension.
सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या चीज इम्प्लीमेंट की है इनमें से, जो कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। जो डिफेंस पेंशन है उसके सैंक्शन और डिस्बर्समेंट को ऑटोमेट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये बेसिकली। सो दैट इज स्पर्श। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है स्पर्श करके, जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है सैंक्शन और डिस्बर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है। Which bank has received approval from the RBI to reappoint Shyam Srinivasan as its MD and CEO for 3 years? इनमें से कौन सा बैंक है जिसको अप्रूवल मिला है आरबीआई से, जिस रीअपॉइंट करने के लिए, मतलब फिर से अपॉइंट करने के लिए श्याम श्रीवासन को उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करने का फॉर 3 years, 3 साल के लिए। सो दैट इज फेडरल बैंक, ऑप्शन ई। So first question is, recently the Union Minister of Sports launched Team India's official cheer song Hindustani Way for the upcoming Tokyo Olympics. India is sending how many athletes to the Tokyo Olympics 2020? So हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने लॉन्च करा टीम इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग, जो और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो हमारे यहाँ के एथलीट्स जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पे compete करने के लिए, तो उनके लिए टीम इंडिया ने एक चीयर सॉन्ग वो करा है उनको चीयर अप करने के लिए, हिंदुस्तानी वे करके। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया जो है वो कितने प्लेयर्स को सेंड कर रहा है, कितने एथलीट्स को सेंड कर रहा है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। सो दैट इज 126, टोटल 126 प्लेयर, 126 प्लेयर्स जा रहे हैं इंडिया से। The Prime Minister of India recently inaugurated an international cooperation and convention center named Rudraksh. It was constructed with the assistance of which of the following countries? तो जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा है एक इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम है रुद्राक्ष। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है रुद्राक्ष। तो आपको बताना है कि ये जो सेंटर है वो किस कंट्री के असिस्टेंस की, मतलब किस कंट्री के हेल्प से ये कंस्ट्रक्ट हुआ, मतलब किस कंट्री ने इसमें असिस्टेंस दी है बेसिकली। सो द आंसर इज जापान, ऑप्शन डी। जापान की कैपिटल इज टोक्यो। ठीक है। एंड करेंसी इज येन, YEN, दिस इज द करेंसी ऑफ जापान। So next question is, the BRICS Labour and Employment Ministers meeting was held recently under India's presidency. तो जो ब्रिक्स की लेबर और मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वो इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी। ठीक है, इट वाज हेल्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। डिस्कशन ऑन 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन टुक प्लेस इन द मीटिंग। तो 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स और 4 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कॉपरेशन पे डिस्कशन हुआ था मीटिंग में। तो आपको बताना है पिक द वन विच इज नॉट वन ऑफ देम। तो ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि एक कौन सा है जो उन 4 में से नहीं था। सो द आंसर इज ऑप्शन ई, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन द ब्रिक्स नेशन। ठीक है, ये आपका 4 प्रायोरिटी सेक्टर में से एक नहीं था, बाकी 4 कौन कौन से थे देख लीजिए। प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स अमंग्स ब्रिक्स नेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, gig and platform workers role in the labor market। ठीक है, so these are the 4 priority areas of cooperation जिन पे बात हुई थी मीटिंग में। ठीक है, मतलब which took place in the meeting। ठीक है, ब्रिक्स में आपके 5 कंट्रीज आते हैं। बी से होता है आपका ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से इज साउथ अफ्रीका। ठीक है। An MOU was recently signed between the Ministry of Earth Sciences and Department of Biotechnology for cooperation in the field of what? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाल ही में साइन करा गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बीच में और DBT विच इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में, किस फील्ड के मतलब फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ व्हाट? सो इन द फील्ड ऑफ पोलर रीजन्स। ठीक है, पोलर रीजन्स के कॉपरेशन के लिए, इन द फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोलर रीजन्स। So next is, recently Bandaru Dattatreya took oath as what governor of the state of Haryana। हाल ही में बंदारू दत्तात्रेय जो है वो गवर्नर बने हैं हरियाणा के। तो आपको बताना है वो कौन से गवर्नर बने हरियाणा के। सो ही बिकेम द 18th गवर्नर ऑफ हरियाणा। वो 18th गवर्नर बने हरियाणा के, बंदारू दत्तात्रेय। आपको ये बताना है कमेंट्स में कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के। ठीक है। Matrukapacham is a COVID vaccination program organized by the state of Kerala for who among the following। ठीक है, मातृकवचम ये एक कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि केरला ने ऑर्गेनाइज करा है, इनमें से किसके लिए?
सो वो करा है प्रेग्नेंट वेमेन के लिए। जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनके लिए केरला गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है जिसका नाम है मातृ मातृ कवचम। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मातृ कवचम है क्या, तो याद रखना कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये तो ऑब्वियसली आ सकता है कि किसके लिए है, तो याद रखना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और ये आ सकता है कि मातृ कवचम जो है वो किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज करा है, तो याद रखना केरला। So next is, which of the following state government recently set up India's first grain ATM pilot project named अन्नपूर्ति। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में सेटअप करा है इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम। ठीक है, ग्रेन मतलब होता है अनाज। ठीक है, तो पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है अन्नपूर्ति। अनाज को आपने सुना भी होगा, अन्न बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए उससे आप याद रखिएगा ग्रेन एटीएम से क्या वो है, अन्नपूर्ति। तो वो करा है हरियाणा ने। ऑप्शन है हरियाणा से हरियाली, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, हरियाली ग्रेन अनाज जो होता है अन्नपूर्ति, तो ऐसे करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने हरियाणा के गवर्नर के बारे में बताया था। ठीक है, जो कि है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 18 गवर्नर बने हरियाणा के। और मैंने आपसे बोला है कि चीफ मिनिस्टर मुझे कमेंट्स में बताना। So next is, IFSCA set up an expert group to suggest a wrong map for our longevity finance hub. Who among the following is or are the chairman? ठीक है, आपको बताना है कि IFSCA ने सेटअप करा है एक एक्सपर्ट ग्रुप जिसमें वो सजेस्ट करेंगे रोड मैप लॉन्जिविटी फाइनेंस हब के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन चेयरमैन है। वो अमंग द फॉलोइंग इज और आर, एक भी हो सकते हो, दो भी हो सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, यानी कि काकू नखाटे और गोपालन श्रीनिवासन, ये दोनों ही चेयरमैन हैं। ठीक है, IFSCA का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। So next, the Reserve Bank recently introduced the RBI Retail Direct Facility to facilitate investment in government securities by individual investors and open their gilt securities market. Who among the following is not eligible to avail this facility? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंट्रोड्यूस की है RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और उनके गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू अवेल दिस फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी को इनमें से कौन अवेल नहीं करा सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, डीमेट अकाउंट होल्डर्स इन इंडिया। जो इंडिया में डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं करा सकते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी। सेविंग अकाउंट होल्डर्स इन इंडिया विद पेन, सेविंग अकाउंट होल्डर्स जो इंडिया में जिनके पास पैन कार्ड है वो करा सकते हैं। नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर FEMA। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अंडर FEMA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आ जाता है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज स्worn in as गवर्नर ऑफ मिजोरम। गवर्नर ऑफ कौन बने हैं मिजोरम के, तो वो बने हैं कंभमपति हरि बाबू। कंभमपति हरि बाबू जो है वो गवर्नर बने मिजोरम के। मिजोरम की गाइस कैपिटल याद रखिएगा, इट्स आइजॉल। ठीक है, आइजॉल। ठीक है, दिस इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल याद रखिएगा। कमेंट्स में आपको बताना है कि हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आपको मुझे कमेंट्स में बताने हैं। ठीक है, the government approved the biodiversity management plan, which is BDMP, worth rupees 18 crore for Marwa Forest Division to be funded by CVPP. Marwa Forest Division is located where? तो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान विच इज BDMP, 18 करोड़ का है, 18 करोड़ का मारवा फॉरेस्ट डिवीजन के लिए, जिसको कौन फंड करेंगे, जिसको फंड करेगा CVPP। तो आपको बताना है कि ये जो मारवा फॉरेस्ट डिवीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज इट लोकेटेड। So it is located in Jammu and Kashmir, option E. Jammu and Kashmir में ये located है Marwa Forest Division. Next is, banking and financial services major Goldman Sachs has opened a global center where? Banking and financial services major है जिसका नाम है Goldman Sachs, उसने अपना global center कहाँ पे open करा है? You have to tell where it has opened a global center. तो it has opened in Hyderabad. ठीक है, option E. तो ये हैदराबाद में ओपन करा है गोल्डमैन सैक्स ने, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर है वो।
So, Goldman Sachs has opened a new facility in Hyderabad as part of its commitment to expand its global center for engineering and business innovation in India. तो ये उसका कमिटमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर का कि वो एक्सपेंड कर रहा है अपना ग्लोबल सेंटर इंजीनियरिंग और बिजनेस इनोवेशन के लिए इंडिया में. ठीक है. The new office is expected to have about 800 people by year end and grow to over 2500 people by 2023. तो जो नया ऑफिस है हैदराबाद में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईयर एंड तक वहाँ पे करीब 800 लोग हो जाएंगे, मतलब करीब 800 पीपल वहाँ पे हो जाएंगे ईयर एंड तक, और साथ ही साथ वो ग्रो कर जाएगा अराउंड 2500 पीपल बाय 2023, मतलब करीब 2500 लोग हो जाएंगे 2023 तक बाय 2023. ठीक है. So next is NMCG has approved new projects for the rejuvenation of 6 rivers in Uttarakhand. NMCG stands for what? NMCG ने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे हैं 6 रिवर्स के रेजुवेनेशन के लिए. कहाँ पे? उत्तराखंड. ठीक है. कहाँ पे? उत्तराखंड में. तो आपको बताना है NMCG का फुल फॉर्म क्या है. सो NMCG इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ऑप्शन ए. दिस इज NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ठीक है. Which of the following state government to provide jobs for all national games medalists guarantee sports pension? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि जॉब प्रोवाइड करेगी सारे नेशनल गेम्स मेडलिस्ट को, जो भी मेडल जीत के आते हैं उनको, जो कि स्पोर्ट्स पेंशन भी गारंटी कर रही है. सो दैट इज असम. ऑप्शन ए. असम की गाइस कैपिटल याद रखना है. I always tell you that is Dispur. This is the capital of Assam. क्योंकि असम के कैपिटल में कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है कि काफियों को लगता है गुवाहाटी इज द कैपिटल विच इज नॉट. सो असम कैपिटल इज दिसपुर. The first ever elections of बालिका पंचायत were successfully held at. पहले जो इलेक्शन है, फर्स्ट एवर इलेक्शन बालिका पंचायत के, वो कहाँ पर हुए? तो वो हुए कुन्नरिया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में. कुन्नारिया डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में. तो क्वेश्चन सॉरी कुन्नारिया विलेज नॉट डिस्ट्रिक्ट. तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो कुन्नारिया विलेज है वो कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन गुजरात. Which of the following bank has entered into an agreement with Visa after RBI bans Mastercard? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एंटर करा है, मतलब जिसने एक एग्रीमेंट साइन करा है वीजा के साथ, जब आरबीआई ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया उसके बाद, आफ्टर आरबीआई बैन मास्टर कार्ड. सो दैट इज आरबीएल बैंक. ऑप्शन डी. सो कमेंट्स में यू हैव टू टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक. आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है. बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराए थे, उसका भी पीडीएफ है, सो आप चेक कर सकते हैं. ओके. सो पहला क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो इज द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पेड्रो कैस्टिलो जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो आपको बताना है कि वो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के. सो द आंसर इज पेरू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पेरू. पेरू की कैपिटल इज लीमा एंड पेरू करेंसी इज सोल. ठीक है. याद रखना कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल. Parachuter Rubina Francis created world record at the ongoing Parachute Cup in Peru. She belongs to which state? तो पैराशूटर है रुबीना फ्रांसिस जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा है पैरा स्पोर्ट कप जो चल रहा है वहां पे पेरू में. और वो कहाँ पे चल रहा है पैरा स्पोर्ट कप? वो चल रहा है पेरू में. और अभी मैंने बताया था पेरू की कैपिटल एंड करेंसी. तो आपको बताना है कि जो रुबीना फ्रांसिस हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं. सो शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश एमपी. ठीक है. ऑप्शन सी. तो यहाँ पे क्वेश्चन पता है आपका क्या आ सकता है कि जो रुबीना फ्रांसिस हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं. तो जो इसके हाई चांसेस हैं वो यही है कि रुबीना फ्रांसिस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो याद रखना पैराशूटर. ठीक है. India successfully flight tested the new generation Akash missile of the Odisha coast. Akash is with an intercept range of 30 km. इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड की न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल जो कि है आकाश एनजी. एनजी इज न्यू जनरेशन. कहाँ पे से की थी? ऑफ द ओडिशा कोस्ट. ठीक है. तो आकाश जो है वो कौन से टाइप की मिसाइल है आपको ये बताना है. पहली चीज कि सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस या फिर एयर टू एयर, जिसका जो इंटरसेप्ट रेंज है वो है 30 किलोमीटर. याद रखना आकाश मिसाइल जो उसका इंटरसेप्ट रेंज इज 30 किलोमीटर. ये आ सकता है क्वेश्चन. सो द आंसर इज सरफेस टू एयर मिसाइल. तो जो आकाश मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है. ओके. Which of the following city will host 2032 Olympics? ठीक है. यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे 2032 ओलंपिक्स की बात चल रही है. जस्ट रिमेम्बर द ईयर. तो इनमें से कौन सा सिटी है जो कि 2032 ओलंपिक्स को होस्ट करेगा? सो द आंसर इज ब्रिस्बेन. ऑप्शन ए.
So Brisbane will host 2032 Olympics. Okay. So Brisbane was announced as the host of the 2032 Olympics, thus becoming the third Australian city to host the game. और इसके चलते हुए जो ब्रिस्बेन है वो थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी है जो कि गेम को होस्ट करेगा. Australia became only the second country in the world after the US to host the Olympics in 3 different cities. तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड कंट्री बना है वर्ल्ड में. ऑस्ट्रेलिया से पहले यूनाइटेड स्टेट्स था जो कि 3 डिफरेंट सिटीज में ओलंपिक को होस्ट करेगा. ठीक है. ब्रिस्बेन हैड बीन चोजन एज द प्रेफर्ड होस्ट इन February. तो जो फरवरी में होगा उसके लिए ब्रिस्बेन को चूज करा गया है एज प्रेफर्ड होस्ट. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज कैनबरा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया की करेंसी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉट मॉरिसन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद अ सोल, इक्विटास. ठीक है. इनमें से कौन है इस बुक के ऑथर जिसका नाम है बैंक विद अ सोल, इक्विटास. ठीक है. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, पता ही होगा आपको. चेन्नई इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस. तो वो है सी के गरियाली. ठीक है. ऑप्शन बी. So C.K. Gargyali is the author of this book, Bank with a Soul, Equitas. ठीक है. तो यहाँ पे guys books and authors पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि you will definitely get questions from books and authors. This is something which is very very important. Which of the following has recently launched large-scale CSR project Kavach for increased vaccination in aspirational districts? इनमें से कौन है जिसने large-scale CSR project, CSR is कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम है कवच करके प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जो इंक्रीज वैक्सीनेशन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन को करने के लिए, वैक्सीनेशन को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली. सो डेट इज NSE फाउंडेशन. NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो NSE फाउंडेशन ने करा है जो कि एक लार्ज स्केल CSR प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम याद रखो कवच. ठीक है. चलो अगला देखते हैं. Recently, which one of the following countries tax inspector without borders program launched in partnership with India? So इनमें से कौन से कंट्रीज ने करा है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज TIWB प्रोग्राम, जिसको किसके पार्टनरशिप में, इंडिया के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करा है. सो द आंसर इज भूटान, ऑप्शन ई. ठीक है. भूटान का फुल फॉर्म इज भूटान का फुल फॉर्म कह रही हूँ. भूटान की कैपिटल इज थिम्पू. Thimphu is the capital of Bhutan and Bhutan currency is Nagaltrum. Nagaltrum is the currency of Bhutan and Bhutan capital is Thimphu. ठीक है. याद रखना टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, दैट इज TIWB. तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा कि TIWB का फुल फॉर्म क्या है. तो याद रखना टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है. Reliance Retail recently announced buying what percentage of stake in Just Dial? आपने Just Dial का नाम सुना ही होगा, राइट? तो Reliance Retail ने अनाउंस करा है कि वो कितना परसेंट स्टेक बाय करेंगे Just Dial से, इन Just Dial. So that is 66.95%. Option B is the correct answer, 66.95%. So Reliance Retail Ventures Limited is acquiring a controlling stake of 66.95% in 25-year-old in search engine platform Just Dial, जो कि 25 साल पुराना सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है Just Dial. कितने करोड़ का? फॉर 5719 करोड़. RRVL will acquire 25.33% in Just Dial through a preferential allotment. तो 25.33% तो Just Dial में वो एक्वायर करेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, जो कि कितने का होगा? 1022.25 पर शेयर. अब बाकी का जो 15.62% है वो फ्रॉम इट्स फाउंडर VSS मनी, वो उसके फाउंडर VSS मनी से, जो कि कितने का होगा? 1020 पर शेयर. सो इट वुड मेक एन ओपन ऑफर टू एक्वायर अप टू 26%. ठीक है. तो आपको मेन जो चीज है वो बस इतना याद रखना है कि कितना परसेंट है और कितने का है, 5719 करोड़. ये आपको मेन याद रखना है. Which of the following country recently unveiled one of the world's largest 60 megawatt peak solar photovoltaic plant? इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में अनवील करा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 60 मेगावाट पीक सोलर फोटोवोल्टेक फार्म? तो डेट इज सिंगापुर, ऑप्शन डी, सिंगापुर. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डेट? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है इंडिया में हर साल? सो द आंसर इज जुलाई 23, 23 जुलाई को. ठीक है.
So National Broadcasting Day is observed annually in India on 23rd of July to commemorate the first ever radio broadcast in the country that went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company in 1927. तो ये बेसिकली कॉमेमोरेट करा जाता है फर्स्ट एवर जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था हमारे कंट्री में इंडिया में, जो कि ऑन एयर गया था बॉम्बे स्टेशन से किसके अंदर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंदर इन 1927 1927 में. All India Radio has been officially known since 1956 as आकाशवाणी. जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको 1956 से ऑफिशियली आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था. इट हैज द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन द वर्ल्ड. ऑल इंडिया रेडियो का जो लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है वर्ल्ड में, AIR is owned by प्रसार भारती which is a statutory autonomous body. तो जो ऑल इंडिया रेडियो है वो प्रसार भारती ओन करता है जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है. ठीक है. What is the maximum range of indigenously developed low-weight, fire and forget-to-man portable anti-tank guided missile that launched by DRDO? ठीक है, मैक्सिमम रेंज बतानी है आपको जो कि एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि DRDO ने लॉन्च की है, लॉन्च बाय DRDO. So that is 2.5 kilometer, 2.5 kilometer. This is the maximum range. DRDO is Defense Research and Development Organization. DRDO का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली. ठीक है. Who inaugurated the World University Summit 2021? World University Summit 2021 किसने इनॉग्रेट की? तो वो की एम वेंकैया नायडू ने. जो एम वेंकैया नायडू है ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है. और जो रामनाथ कोविंद है वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट है. वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट. सो ऑर्गेनाइज बाय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी. तो ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट है ये ऑर्गेनाइज की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत हरियाणा में है. थीम जो था समिट का वो था यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिसाइलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट. थीम याद रखना, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही कॉल्ड अपॉन इंडिया टू बी विश्व गुरु इन एजुकेशन. श्री धर्मेंद्र प्रधान, ही इज द करंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ऑल्सो एड्रेस द समिट. तो याद रखना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटेबल है कि हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान. Recently, who has been named as AIFF Men's Footballer of the Year? AIFF Men's Footballer of the Year कौन बने हैं? ठीक है, किनको नाम दिया गया है? तो वो है संदेश झिंगन. संदेश झिंगन बने. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मतलब हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है. ये आ सकता है कि संदेश झिंगन जो है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये आ सकता है. तो याद रखना ही इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. ठीक है. संदेश झिंगन एसोसिएटेड विद फुटबॉल. ठीक है. Which of the following edition of G20 Summit 2021 under the Italian presidency is slated to revolve around its primary theme of people, planet and prosperity? Triple P basically. इनमें से कौन सा एडिशन हुआ G20 समिट 2021 का अंडर इटालियन प्रेसिडेंसी जिसको पूरा एक रिवॉल्व हुआ एक प्राइमरी थीम के अंदर, जो कि प्राइमरी थीम उसका क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी. सो ट्रिपल पी से याद रखना, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी. So answer is 16th. Very important question guys, very important. तो 16th edition हुआ और theme याद रखना people, planet and prosperity because this can be asked in exam. Edition आ सकता है कि कौन सा edition है. ठीक है. तो याद रखना G20 Summit 2021 edition 16. Which of the following country is the first and only country in the Council of Europe to have withdrawn from the Istanbul Convention? इनमें से कौन सा पहला और इकलौता कंट्री है इन द काउंसिल ऑफ यूरोप जिसने विड्रॉ कर दिया है इस्तांबुल कन्वेंशन से? विच हैज विड्रॉड फ्रॉम इस्तांबुल कन्वेंशन? आंसर इज टर्की. ऑप्शन सी. सो द कंट्री इज टर्की. ठीक है. टर्की की कैपिटल इज अंकारा. ठीक है. दिस इज द कैपिटल ऑफ टर्की और टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा. LIRA. टर्किश लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की एंड टर्की कैपिटल इज अंकारा. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहला और इकलौता कंट्री टर्की जिसने काउंसिल ऑफ यूरोप में जिसने किससे विड्रॉ करा है? तो याद रखना इस्तांबुल कन्वेंशन से. ठीक है. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, रिवर्स होके भी आ सकता है. Which of the following state government has recently launched the Matru Kavacham campaign to vaccinate all pregnant women? ठीक है. इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च करा है एक कैंपेन जिसका नाम है मातृ कवचम?
ठीक है, जिसमें जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीनेट करा जाएगा। तो अभी तक क्या था इंडिया में, अगर आपको पता हो तो प्रेग्नेंट वुमेन को मना करा गया था वैक्सीनेशन के लिए, बट नाउ इवन प्रेग्नेंट वुमेन कैन गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, एंड गाइज अगर आप में से भी कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, देन प्लीज गो अहेड और वैक्सीन लगवा लो, बिकॉज यू नेवर नो अबाउट अ थर्ड वेव, सो गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आंसर इज केरला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केरला। ठीक है, मातृ कवचम कैंपेन है, किसके लिए है ये, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, which of the following nation has recently recorded the highest ever construction speed of national highways in 2020-21 with a pace of 36.5 kilometers per day? इनमें से कौन सा नेशन है जिसने अभी रिकॉर्ड करा है हाईएस्ट एवर कंस्ट्रक्शन स्पीड, मतलब इससे नेशनल हाईवे 2021 का, जिसमें 36.5 किलोमीटर को मतलब एक ही बार में इतना किलोमीटर कवर करा जा रहा था हर दिन। तो ये अभी तक का हाईएस्ट एवर कंस्ट्रक्शन स्पीड है किसी नेशनल हाईवे का, तो दैट इज इंडिया। ऑप्शन डी, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। और गाइज याद रखना 2020 से 21 साथ ही साथ इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसी के साथ। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 2020-21 क्वेश्चन आ सकता है कितने पेस के साथ, तो याद रखना 36.5 किलोमीटर्स पर डे। ठीक है, Which of the following country became the world's fifth largest foreign exchange reserve holder recently? इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर बना है हाल ही में, फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर, सो दैट इज अगेन इंडिया, ऑप्शन ई। So with $608.99 billion in foreign exchange reserves as of June 25, 2021, ये जो डेटा है ये 25 जून 2021 तक का है। तो अगर इस तक की डेटा की बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो स्टैंड करता है $608.99 बिलियन पे। तो इंडिया ने किस किस को सरपास कर दिया इसी के साथ, चाइना को, जापान, स्विट्जरलैंड एंड रशिया टू बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर। एंड इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर, जिसमें इंडिया ने चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया सबको सरपास कर दिया है। ठीक है, Which of the following institution developed the oxygen rationing device which is MLEX? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया एक ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस जिसका नाम है MLEX, AMLEX? So that is IIT Ropar, Indian Institute of Technology Ropar, which is in Punjab. I guess yeah, Ropar is in Punjab. ठीक है, तो आईआईटी रोपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइस का नाम पूछ सकते हैं क्या है, तो याद रखना एमलेक्स। ये आ सकता है कि एमलेक्स जो आईआईटी रोपर ने डेवलप करा है वो क्या है, तो याद रखना इट इज ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो याद रखना ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस एमलेक्स डेवलप्ड बाय आईआईटी रोपर विच इज इन पंजाब। The central government has extended the tenure of KK Venugopal by one more year till June 30th, 2022. Which of the following designation is associated with KK Venugopal? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है KK वेन्यूगोपाल का टर्म, कितने साल के लिए, एक साल और एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि जो टर्म है वो एक साल और एक्सटेंड होकर 30 जून 2022 तक का हो चुका है। तो आपको बताना है कि जो KK वेन्यूगोपाल हैं वो किस डेजिग्नेशन पर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेबी चेयरमैन और LIC चेयरमैन। सो द आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो KK वेन्यूगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। तो क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे भी मिल सकता है कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए वो है KK वेन्यूगोपाल। Which one of the following ranks represents the position of India in the Global Startup Ecosystem Index 2021? इनमें से कौन सी रैंक है जो कि represent कर रही है इंडिया की पोजीशन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में? So the answer is 20, यानी कि जो इंडिया का रैंक है वो है 20, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 का। ठीक है, So India stands at the 20th spot among top 100 countries that have been ranked in the Global Startup Ecosystem Index by Startup Blink. तो ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स दी गई है ये दी है स्टार्टअप ब्लिंक ने, याद रखना, और इंडिया की रैंक 20 है और ये अमंग द टॉप 100 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया हैज जम्प थ्री स्पॉट्स अप इन द ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग दिस ईयर। तो इंडिया जो है वो 3 स्पॉट ऊपर जंप कर गया है ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में इस साल।
अ पॉसिबल सिल्वर लाइनिंग amid the chaos of that the pandemic has wrought upon us। तो मतलब एक टाइप से इंडिया 3 स्पॉट्स ऊपर गया है, तो मतलब एक वो सिल्वर लाइनिंग दिखा रहा है, एक वो होप दिखा रहा है कोविड-19 के चलते हुए, ठीक है। टॉप रैंकिंग कंट्रीज में देख लो, द टॉप 3 कंट्रीज आर यूएस, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड इजराइल। दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज, यूएस, यूके एंड इजराइल। Which of the following force has recently signed an MOU with BEL for the creation of a joint technology incubation forum? इनमें से कौन सा फोर्स है जिसने MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है? BEL। BEL इज भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BEL में बहुत बार ई पूछ लेते हैं बिकॉज इट कंफ्यूजेस पीपल कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या इलेक्ट्रिकल, तो BEL इज भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ जॉइंट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम, so that is Indian Army, option A, Indian Army। International Day of Cooperatives is celebrated every year on which day? ठीक है, आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हर साल कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो देयर इज नो फिक्स डेट, जो भी जुलाई का पहला सैटरडे होगा उस दिन ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। So International Day of Cooperatives is celebrated on the first Saturday of July every year. The aim is to increase awareness on cooperatives and promote the movement's successes and ideals of international solidarity, economic efficiency, equality and world peace। तो जो मेन एम है इसका वो इंक्रीज करना है अवेयरनेस ऑन कॉपरेटिव्स और साथ ही साथ प्रोमोट करना है मूवमेंट सक्सेसेस एंड आइडियल्स ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड वर्ल्ड पीस। और 2021 का 2021 का थीम आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है। दिस इज द थीम, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है। सो गाइज मान के चलिए कि एग्जाम में एक डेज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या तो डे पूछ लेंगे कि ये दिन कब बनता है, या तो ऐसे आ जाता है, या फिर थीम, मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा और हो सकता है दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। Consider the statements in reference to micro, small and medium enterprises and select the correct code from the options given below। ठीक है, इसमें आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने करेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रेफरेंस में है, दैट इज कॉल्ड MSME, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग रिटेल एंड होलसेल ट्रेड अंडर द एम्बिट ऑफ MSME। हाल ही में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो रिटेल और होलसेल ट्रेड को लेकर आएगा अंडर द एम्बिट ऑफ MSME, विच इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रेजेंटली ओनली होलसेल ट्रेड हैज बीन ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर RBI गाइडलाइंस। अगर हमें अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो सिर्फ होलसेल ट्रेड है जिसको बेनिफिट ग्रांट हुए हैं PSL के, विच इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के RBI गाइडलाइंस के अंदर, विच इज फॉल्स, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्ड देखो, रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स आर अलाउड टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्टर पोर्टल। जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स है उनको अलाउड है कि वो रजिस्टर कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3, मतलब फर्स्ट एंड 3 दोनों ट्रू है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। Google Pay announced card tokenization with SBI, IndusInd in collaboration with which bank? Google Pay ने अनाउंस करा है कार टोकनाइजेशन SBI और IndusInd बैंक के साथ in collaboration of what? So in collaboration with Visa. So Google Pay announced card tokenization with SBI, IndusInd in collaboration with Visa, ठीक है। SBI का headquarter is in Mumbai, which is easy, I already told, ठीक है। आपको मुझे बताना है where is the headquarter of IndusInd Bank, so you have to tell me in the comment section the headquarter of IndusInd Bank, ठीक है। So next question is, which of the following vaccine is the first mRNA jab to get the emergency use not in India? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि पहली mRNA जैब बनी है जिसको इमरजेंसी यूज के लिए एक टाइप से एग्री कर दिया गया है, एक टाइप से मतलब उसको मतलब परमिशन मिल गई है इंडिया में यूज करने के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए। सो दैट इज मॉडर्ना, ऑप्शन ए मॉडर्ना, जो आपकी यूएस की वैक्सीन है, राइट। फाइजर, मॉडर्ना, दे बोथ आर यूएस वैक्सीन, ठीक है। और जैब का मतलब होता है डोज, ठीक है, वैक्सीन शॉट, दैट इज कॉल्ड जैब, डोज मिलना वैक्सीन का। So first question is, which of the following bank has become the second most valued listed public sector bank? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि सेकेंड नंबर पे मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, मोस्ट वैल्यूड PSB बना है,
ठीक है। सो द आंसर इज IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपको IOB में मिल सकता है नॉर्मली, ठीक है, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर आपको सिंपली इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकती है और इसका प्रॉपर फुल फॉर्म भी मिल सकता है, ठीक है। सो इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना गाइस, चेन्नई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा में है, पंजाब नेशनल बैंक का आपका दिल्ली में है, और पंजाब एंड सिंध बैंक का भी न्यू दिल्ली में है, कैनरा बैंक आपका बेंगलुरु में। Okay, next is recently Karsten Warholm breaks the 29-year-old world record in 400-meter hurdles. He hails from which country? तो हाल ही में कास्टन वॉलहोम ने ब्रेक कराए 29-year-old वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर हर्डल्स में। तो आपको बताना है कि वो किस कंट्री से हेल करते हैं। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ही बिलोंग्स टू नॉर्वे, ऑप्शन बी, वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Who among the following took charge as United States new envoy to India? इनमें से कौन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स न्यू एनवॉय बने हैं टू इंडिया? तो वो बने हैं अतुल केशव, ऑप्शन बी, ठीक है। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द स्पेलिंग्स, ठीक है, बहुत थोड़ा सा वैसे है। केशव की यहाँ स्पेलिंग है KESHAP, दैट इज नॉट कश्यप, केशव है। तो अतुल केशव जो है वो बने यूनाइटेड स्टेट्स न्यू एनवॉय टू इंडिया। Which of the following paramilitary force has signed an MOU with the Center for Development of Advanced Computing, that is called CDEC, to train manpower of force in advanced technologies, undertake joint projects? तो इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करा है CDEC के साथ? CDEC इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसमें वो मैन पावर को ट्रेन करेंगे, मैन पावर ऑफ फोर्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज में, और काफी मतलब कुछ अंडरटेक करे हैं जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी। सो द आंसर इज CRPF, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आंसर है इसका CRPF। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन सबके फुल फॉर्म्स अच्छे से याद रखना क्योंकि इन सबके फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। Which one of the following is the first country in the WHO Western Pacific region to be awarded a malaria-free certification in more than 3 decades? इनमें से कौन सा पहला कंट्री है WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जिसको अवार्ड करा गया है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन इन मोर देन 3 decades? WHO is World Health Organization. So the answer is China. Option A. You have to tell me in the comment section that what is the capital and currency of China. आपको मुझे comments में बताना है चाइना की capital as well as currency. Next देखो, recently which bank has inked a multi-year deal with Amazon Web Services for powering digital banking services? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंक करा है, एक पार्टनरशिप की, एक मल्टी ईयर डील Amazon Web Services, जिसको हम AWS भी बोलते हैं शॉर्ट में, Amazon Web Services को हम शॉर्ट में AWS भी बोलते हैं, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को पावर करने के लिए? सो द आंसर इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी, एक्सिस विच इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। HDFC, एक्सिस, ICICI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI, इन चारों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक का ऑलरेडी डिस्कस न्यू दिल्ली में। Who among the following is the चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के। यस, कमेंट्स में याद रखना, कमेंट्स में आपको बताना है उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ठीक है। सो बेसिकली कमेंट्स के लिए आपकी दो चीज होगी, एक तो आपको चाइना की कैपिटल एंड करेंसी बतानी है, एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू टेल द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर तो अभी मैं बता रही हूँ, गवर्नर आपको बताना है उत्तराखंड के कौन है। तो चीफ मिनिस्टर तो है नए बने हैं, वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तराखंड की कैपिटल इज देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल याद रखना देहरादून है। उनसे पहले थे तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है इस पोस्ट से, ठीक है, तो उनसे पहले तीरथ सिंह रावत थे, और जो पुष्कर सिंह धामी है वो 11 चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के। ही बिकेम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सो कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क इंडियाज विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन कारगिल वॉर 1999। तो ये डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है? ये सेलिब्रेट करा जाता है जो कारगिल वॉर में इंडिया की विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट 1999 में, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है।
Indian armed forces on this day took back the higher post of Kargil from Pakistan. This year marks the 22nd of anniversary India's victory in Kargil. तो ये जो दिन है ये 22nd anniversary है इस दिवस का, कारगिल दिवस का. The operation was known as Operation Vijay. तो वो जो ऑपरेशन था, जो कारगिल वॉर हुआ था, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय. It lasted for around 60 days and came to an end on 26th of July 1999. तो वो जो ऑपरेशन विजय था वो करीब 60 दिन तक चला, 60 डेज तक चला, और वो ख़त्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 में. Since then 26 July is observed every year as कारगिल विजय दिवस. तो उसी साल से, तब से 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. Who is the author of the book titled An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation? इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation? तो वो है अशोक लवासा. ऑप्शन बी, अशोक लवासा. तो गाइज याद रखना कि बुक्स एंड ऑथर्स पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा. यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स. Recently, who won the first ever skateboarding competition at the Tokyo Olympic Games? आपको बताना है, अभी हाल ही में आपको पता है टोक्यो ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं 2020. टोक्यो विच इज द कैपिटल ऑफ जापान, यानी कि जापान में चल रहा है ये. तो किसने सबसे पहला स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में? तो वो जीता है यूटो होरिगोम ने. यूटो होरिगोम, ऑप्शन ए, जो कि जापान से है, याद रखना. ठीक है. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूटो होरिगोम ने क्या जीता है, कौन सा फर्स्ट एवर कौन सा कंपटीशन जीता है? तो याद रखना स्केट बोर्डिंग कंपटीशन, फर्स्ट एवर स्केट बोर्डिंग कंपटीशन जीता है यूटो होरिगोम ने. Who has been named as the differently abled sports person of the year 2019? differently abled sports person of the year 2019 कौन बने हैं, कौन किसको नाम मिला है differently abled sports person of the year 2019? ईयर याद रखना 2019. तो वो है प्रमोद भगत, ऑप्शन ए. ठीक है. और वो शटलर हैं, ही इज अ पैरा शटलर. ठीक है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोद भगत जो है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो याद रखना शटलिंग. ठीक है, शटलर है. ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं 2020 में, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रमोद भगत, सिंगल्स और डबल्स दोनों में. सो ही इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ सिंगल्स एंड डबल्स. In 2019, India ranked which of the following position with a share of 3.1% in global agricultural exports? तो 2019 में इंडिया जो है वो किस पोजीशन पे रैंक की गई है, जिसका जो शेयर है दैट इज 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स? सो दैट इज 9th, ऑप्शन डी. तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 9th with a share of 3.1% in global agricultural exports. So I hope you people like this session. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and please guys don't forget to subscribe to the channel.